Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick brief of what we will be covering today. So as far as today's session is concerned, these all are the articles that we'll discuss. Just a minute. हाँ जी, हम बात करेंगे आज G20 समिट की इन रायो. सो पेपर 2 मेंस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी ऑलरेडी G20 के मेंबर्स पूछ चुकी है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए. विल डिस्कस दैट टू. क्या हाइलाइट्स रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो भी उनके स्पीच के दौरान वो कवर करेंगे. दिल्ली ब्रीथ्स पॉइजन, वर्स्ट एयर क्वालिटी सिंस 2019, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. जीएस पेपर 3. ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स पेपर 2, पेपर 3 एंड मेंस. या वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड अगर आप पेपर 2 से भी कनेक्ट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, यू कैन कनेक्ट इट विद गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व prelims perspective. So this will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. Comment section आपके पास है. You can give your feedbacks and I have read your comments जो आपने दिए हैं, इतने अच्छे comments कि आपको sessions अच्छे लग रहे हैं. Thank you for that. It means a lot to me. मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप सबको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं. दे आर हेल्पिंग आउट इन योर प्रिपरेशन. You can trust the content that is being shared with you on this platform. See, this platform is serving the nation since 1985. So, इतना लंबा समय तय करना छोटी बात नहीं है. ये तभी होता है जब बच्चे विश्वास दिखाते हैं और रिजल्ट्स आते हैं. Right, we are offline and we are now online as well. So please do refer these sessions so that we also have an extended community. हाल ही यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्म्ड द नेशन. क्या इन्फॉर्म किया है? नोटिफिकेशन आया है अबाउट गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व. छत्तीसगढ़ का है ये हमारे देश का 56th टाइगर रिजर्व बन गया है. छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नॉर्थ में इधर लगता है. ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, यही है ये नेशनल पार्क. छत्तीसगढ़ में नॉर्दर्न पार्ट में लगता है. अगर आपने देखा हो मैप में अभी, तो मध्य प्रदेश और झारखंड लग रहा है बॉर्डर पे. एंड दिस इज द 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री. तो पहले दो कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व आसाम का और नागार्जुना सागर सिसाइलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का. ये 2 टाइगर रिजर्व्स हैं जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं और ये तीसरे नंबर पर आता है. ये जो टाइगर रिजर्व है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड है. इधर मध्य प्रदेश पड़ता है तो मध्य प्रदेश के साथ भी कनेक्टेड है. और झारखंड का पलामऊ टाइगर रिजर्व है वेस्ट में, उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है. इट इज इंटरकनेक्टेड. छोटा नागपुर प्लेटू में ये पड़ता है एंड पार्टली इन दी बागेलखंड प्लेटू. तो पूरे ज्योग्राफी है, आपको मैप में पता होना चाहिए कि कहाँ पड़ता है छोटा नागपुर, कहाँ पड़ता है बागेलखंड, ये सारा कुछ. It is contagious with संजय डुबरी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश ऑल्सो. रिवर्स की बात करूँ तो हसदियो, गोपद, बारंग, बानस, रेहंद, ये काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि इससे बहती हैं. यहाँ का टेरेन बहुत ही वेरिड है. यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स, रिवर्स, एक रिच फनल डाइवर्सिटी, मतलब इट हैज़ क्रिटिकल हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स. ये पूरी आपको अच्छी डाइवर्सिटी स्पीशीज देखने को मिलेंगी. लगभग 753 स्पीशीज हैं यहाँ पर, जिसमें से 365 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 388 वर्टिब्रेट्स हैं. दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. बाकी टाइगर रिजर्व्स आर इन छत्तीसगढ़, जो हैं छत्तीसगढ़ में उदांती सीता नदी, अचना कमर एंड इंद्रावती रिजर्व. होमवर्क क्या है? ये तीनों मैप में लोकेट करना है. छत्तीसगढ़ में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैप में लोकेट करनी है. छत्तीसगढ़ घूमना है बेसिकली आपको आज. प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक दीज होमवर्क सीरियसली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है. हाल ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स. क्या है ये? देखो, ये एक गुड गवर्नेंस की निशानी है. जहां पर भी गुड गवर्नेंस के बारे में आपके पास आ जाए, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप मेंशन करें जो करंट ओरिएंटेड भी हों, पता भी चले कि आपने पढ़ा है.
पढ़ें इसके बारे में। ये जो इंडेक्स है ये इट इज़ अ सिस्टम दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट देम, इट हेल्प्स टू रैंक देम कि हाउ well these ministries, these departments, they are handling the public complaints and grievances. ये इसका काम है. So it compares the performance of various government departments in resolving the complaints to find out what they are doing well, where they need improvement in handling the grievances. So that is why it is created. Are you getting my point? Right? So it was conceptualized, it was designed by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, based on the recommendation of Parliamentary Standing Committee of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है? पहली रिपोर्ट 2021 में 2023 में 21 जून को रिलीज हुई थी, जो कि जनवरी से दिसंबर तक का डाटा कवर कर रही थी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है, एक कंपैरेटिव पिक्चर देना. इट प्रोवाइड्स यू द वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट द स्ट्रेंथ, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट रिगार्डिंग द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स. 4 क्राइटेरिया हैं. कौन कौन से क्राइटेरिया पे आप डिपार्टमेंट को असेस करते हो? एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंटली और कितनी क्विकली वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व करते हैं. फीडबैक, हाउ सेटिस्फाइड पीपल आर विद द कंप्लेंट रेजोल्यूशन. हम तो कर रहे हैं जी, एफिशिएंट हैं, हम तो रिजॉल्व कर रहे हैं कंप्लेंट्स. लोगों से फीडबैक तो लो, जिनकी कंप्लेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं. डोमेन, how well the departments manage the grievances in their specific area. Organizational commitment, how committed the department was to improving the grievance handling. अब there were 11 indicators under these dimensions to measure the performance, right? Total there are 11 indicators, but overall if we club, so department is assessed by these 4 major criteria. अच्छा, ये डिपार्टमेंट्स की असेसिंग कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है लार्ज डिपार्टमेंट. जब मैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. ग्रुप ए में आते हैं लार्ज डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर टॉप परफॉर्मर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ग्रुप बी के अंदर आते हैं मीडियम साइज डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आता है. और ग्रुप सी के अंदर आते हैं मतलब थोड़े से लिटिल यू कैन से स्मॉल डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. सो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, मीडियम, स्मॉल, बट इट्स जस्ट कि अच्छा ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है. अब ये जो रिपोर्ट है ना, इट प्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द रूट कॉज ऑफ द इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंसेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. क्या कह रहे हैं? देखो, ये कह रहे हैं कि 2 डायमेंशनल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस का मतलब यू आर फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, द डिपार्टमेंट्स. एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब यू आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स. Here you are focusing on a ministry, vertical analysis and the horizontal analysis, and there is a color coding system in the report to make the findings easy to understand. Overall इतना समझ आ जाना चाहिए कि ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है. 3 पॉइंट्स ध्यान में रख लो. एक है अकाउंटेबिलिटी, एक है ट्रांसपेरेंसी और एक है इम्प्रूवमेंट. अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल हो, हाई गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स accountable है. So it ensures that these departments take these grievances seriously. Improvement, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स को हेल्प करते हैं to identify the areas. अच्छा, आप यहाँ पर अच्छा और कर सकते थे. और ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन कैन सी द डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग द वेल, जहां पर उन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए. ठीक है जी. सो यहाँ पर हाँ, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स
Department of Administrative Reforms and Public Grievances works with the technical partners also to guide the ministries and departments using the CP Graham's Public Grievance Redressal and Management System effectively. Right? तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो कि आप उसको और कैसे अच्छा बना सकते हो. What are the roadmaps for improvement? जैसे यहाँ पर you can improve the grievance management system, तो इसलिए there is a feature of IGMS 2.2. Tree dashboard है, which is a tool to track and manage the grievances data efficiently. Right? So there is a roadmap for improvement basically. Are you getting my point? So the report, this particular report, it gives you a clear plan कि देखो ministries use करो, है ना, ministries use करें AI को. आप AI देखो, AI इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड ना. सो AI इज अ थिंग, आप इसको अच्छे से यूज़ करो तो आपके लिए अच्छी है. चीज़ें कंट्रोल्ड वे में यूज़ करो ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो अच्छा है. तो AI को यूज़ करो यहाँ टू एनालाइज द डेटा, टू प्रिडिक्ट द इश्यूज, टू टेक द प्रिवेंशन एक्शंस. राइट? कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, रीचिंग द लोकल लेवल्स, यू कैन डू दीज थिंग्स. सॉर्टेड? दिस इज ऑल व्हाट दे आर सेइंग. अच्छा, किसी को पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा हो, देर आर सेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन. देर आर नंबर ऑफ अदर सीरीज गोइंग ऑन बाय द अदर मेंटर्स, यू कैन सी देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो प्लीज डू रेफर. You can subscribe to the channel so that you get the notification of every session when it gets published. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने, ये वो ब्रिक नहीं है, वो ब्रिक्स वाला ब्रिक, ये वो ब्रिक नहीं है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना वाला नहीं है. ये काउंसिल है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्या किया इन्होंने? एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, 1 day 1 genome, टू शोकेस द इनॉर्मस माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया. मैं ना आपको माइक्रोब्स के बारे में बताऊंगी, पर पहले ना हम ये 1 day 1 genome पढ़ लेते हैं. इसको ब्रेक डाउन करो. 1 day 1 genome, एक दिन में एक जीनोम. एक दिन में, अब डिपेंड करता है आपका कि आप एक दिन एक सब्जेक्ट लेते हो, अगले दिन ये सब्जेक्ट लेते हो. राइट? 1 day 1 thing. सो यही है 1 day 1 genome. So this particular initiative, it focuses on studying the genomes, the genetic material of the microbes that are found in India. 1 day 1 genome means, see, scientists aim to sequence the DNA of at least 1 microbe each day. India, जो हमारा भारत देश है ना, we have a rich collection of microbes. अलग अलग क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, जोग्राफी है. These microbes have a very huge potential in areas like agriculture, soil health में, crop growth में, medicine में, vaccines में, industry के अंदर, for biofuels, for biodegradables में. ये प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट कर रहा है इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को इन बायोटेक्नोलॉजी, इट्स रोल एज अ लीडर इन द जीनोमिक्स. 1 day 1 genome. So this initiative studies the bacterial species that are found, the unique bacterial species that are found in our country, और उनके जो critical roles हैं environment में, agriculture में, human health में. So this initiative is coordinated by Biotechnology Research and Innovation Council, National Institute of Biomedical Genomics and Institute of Department of Biotechnology. मकसद क्या है? Annotated bacteriological genome to fully understand, right? ये जो रिपोर्ट बनेगी ना, it will be shared. It will have infographics, genome details, possible uses also. फायदा क्या है? पब्लिक अवेयरनेस होगी, बच्चे से लेके साइंटिस्ट तक, everyone they learn about the microbial richness. दूसरा, रिसर्च को और बढ़ावा मिलेगा. साइंटिस्ट कैन यूज द डेटा फॉर इनोवेशंस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस. इनोवेशन बूस्ट होगी, है कि नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. मोर एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो. ये जो डेटा है उनको भी एक्सेसिबल है, आम जनता को भी.
साइंटिफिक रिसर्चर्स को भी, और ये एक डिस्कशन बढ़ाता है. इट बेनिफिट्स द एंटायर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. इट गिव्स एन आइडिया, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ दिस माइक्रोब्स. माइक्रोब्स तो पढ़ लेते हैं माइक्रोब्स के बारे में. बेसिक है, आपने पढ़ा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है. बैक्टीरिया, फंगई, वायरस नुकसान करते हैं. गुड बैक्टीरिया भी तो है. सी, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर लाइफ ऑन अर्थ. देख नहीं सकते हम थ्रू दिस नेकेड आई, बट a lot of essential work is done by them. जुकाम के अलावा और भी बहुत काम करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू recycle the important substances also. Carbon, nitrogen, sulfur, biogeochemical cycles basically. They keep this ecosystem balanced. They break down the dead plants and animals. They turn them into nutrients that helps create soil further. Soil formation में काम करते हैं. Purifying the minerals. Some microbes help to purify minerals. They make them useful for plants and animals. Microbes help to decompose the organic waste, clean up the toxic pollutants. Some microorganisms produce certain gases that can be used for energy. Agriculture में importance है nitrogen fixing. There are certain bacteria. They help take nitrogen from the air, make it available to the plants. Soil fertility में help करते हैं. Microbes in the human body also. There are more microbial cells in our body. See, in our gut, digestive system में. Microorganisms break down the food in our stomach. Immunity. They help train immune our system to fight those harmful diseases. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. G20 समिट के बारे में बात करते हैं. G20 जिन्हें नहीं पता है मैं बताऊंगी, बेसिक से शुरू करूंगी. G20 समिट अभी ब्राज़ील में होस्ट करी गई है बाय द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूलो ड सिल्वा. सबको पता ही होगा ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का नाम, देखना है तो गूगल कर लेना. अराउंड द वर्ल्ड से लीडर्स आए हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट. ग्लोबल इश्यूज पे बातें होती हैं. ठीक है, ट्रेड, ग्लोबल इशू पॉइंट, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इन सब पे बातें होती हैं. सो G20 क्या है? एक ग्रुप है ऑफ 20 एंड दे कम फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज. 1999 में G20 was formed to bring together finance ministers and central bank governors. फिर 2008 में क्या हुआ? ये मीटिंग हो गई फॉर द वर्ल्ड लीडर्स, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, ताकि you tackle the big challenges, global financial crisis. तो पर्पस G20 का क्या हो गया? To discuss the important issues, to coordinate on the global economic policies, on trade, on environment, on security. ये कोई वैसे वैसे कोई मतलब ये नहीं है कि लो मेकिंग बॉडी है, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, दे आर लीगली बाइंडिंग, नहीं, बट वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज आ रही है. G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? इफ यू वांट टू क्रिएट एन निमोनिक प्लीज डू. बाकी सबको भी बताना कमेंट सेक्शन में. तो 19 कंट्रीज तो ये हैं. अच्छा, क्या ये याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल, यूपीएससी पूछ चुकी है G20 मेंबर्स के नाम. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया, टर्की, यूके, जापान, मैक्सिको, रशिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, ये 20 कंट्रीज हैं. नाम याद में रखना, जिसमें 19 ये हो गई और एक यूरोपियन यूनियन हो गई. बाकी यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है. क्या हाईलाइट है उसके? भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस करो. और ये एसडीजीज आपका होमवर्क भी है. जितने एसडीजीज हैं सारे आपको याद होने चाहिए. ये याद हो गए तो मतलब
सिलेबस याद हो गया, SDGs ही है आपका सिलेबस, पढ़ के तो देखो। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में क्या बातें हुई हैं, ये बातें हुई हैं। इन बातों के बारे में मैं पहले बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको G20 का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो गोल है, वो बता देती हूँ। यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यही है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, किस पे बातें करते हैं, यही बातें करते हैं। दे वर्क टू इंश्योर कि ग्लोबल इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, कंट्रीज ग्रो फाइनेंशियली, ये इसका एम है। फेयर डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो, ये भी इसका एम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं, कोविड-19 आता है, G20 हेल्प्स कोऑर्डिनेट अ ग्लोबल रिस्पॉन्स, क्राइसिस मैनेजमेंट भी इनका एक एम है। ग्लोबल कोलैबोरेशन हो ऑन टॉपिक्स लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये भी इनका एक एम है। और इंक्लूसिविटी, नॉट जस्ट वेल्दी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करें बट ऑल्सो द इमर्जिंग इकोनॉमीज, गिविंग वॉइस टू ग्लोबल साउथ। तो स्पीच पे आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, स्पीच में बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं। SDGs पे फोकस करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया कि कैसे ब्राजील इज कॉन्टिन्यूइंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी थीम। हमारी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। PM praised Brazil for putting the global issues, वो issues that are affecting the poorer countries, जो G20 it should be at the center of the G20 agenda। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉवर्टी एलिवेट करना है। ये कह रहे हैं कि कैसे हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इंडिया हेल्प्ड 250 मिलियन पीपल टू राइज अबव द पॉवर्टी ओवर द पास्ट 10 years। वी प्रोवाइड फूड, फ्री फूड टू 800 मिलियन पीपल। वी हैव लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स जो कितने लोगों को बेनिफिट करते हैं। एंड फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, लेट्स कंबाइन द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद द मॉडर्न टेक्निक्स। India has helped food security by sending food and aid to other countries also, like Zimbabwe also, right? Supporting the global south, ये हम हमेशा emphasize करते हैं, right? The problems they are facing and women-led development। ठीक है जी। अब जब G20 समिट में जो डिस्कशंस हुई हैं, वो एक तो यूक्रेन वॉर पे हुई, एग्रीइंग ऑन अ जॉइंट स्टेटमेंट वाज टफ। बहुत से डिसएग्रीमेंट रहे हैं यूक्रेन वॉर को लेके। तो यूक्रेन, यूरोपियन लीडर्स वांट स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज टू कंडेम रशिया आफ्टर द एयर स्ट्राइक डन बाय रशिया। जो बाइडेन अनाउंस की US विल लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूक्रेन, अलाउइंग देम टू यूज द US मेड वेपन्स टू स्ट्राइक इनसाइड रशिया। ये सारी बातें हुई। क्लाइमेट एनर्जी कमिटमेंट्स को लेके बातें हुई, राइट। चाइना कहता है विल प्रमोट आवर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्राजील रिफ्यूज टू ज्वाइन इट। देयर आर वेरियस थिंग्स। इस पर डिटेल में आर्टिकल आएगा, अभी बहुत आएंगे, विल टॉक इट अप। अभी आज का एजेंडा हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और G20 के बारे में, और जिसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया है मोर और लेस कि G20 में किस किन चीज़ों पे बातें हुई हैं। हवा नहीं ले रहे हो आप, पॉइजन ब्रीथ कर रहे हो। वर्ल्ड की वर्स्ट एयर क्वालिटी है सिंस 2019। दिल्ली में पॉल्यूशन वैसा ही है और वो वर्स हो रहा है अभी विंटर मंथ्स में। विंटर में क्या होता है ना, ज्योग्राफी है थोड़ी सी, टेम्परेचर ठंडा हुआ, काम विंड्स होती हैं, दे क्रिएट कंडीशंस, ठंडी भारी हवा है, टेम्परेचर गिरा है, वो पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करती हैं। एयर बिकम्स थिक विद स्मोक ऑल्सो, हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, इट मेक्स इट वर्स। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा ठंडी होती है, बट एक होता है थर्मल इन्वर्जन, नीचे ठंडी हवा होती है और ऊपर गर्म हवा होती है, राइट। तो पॉल्यूटेंट्स नहीं जा पाते हैं ऊपर, वो एक्यूमुलेट रह जाते हैं। करंट दिल्ली की सिचुएशन मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी। AQI सीवियर लेवल पे जा चुका है, 494, द वर्स्ट। बात आज की ये है कि मेजर रीजंस क्या हैं।
टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं टू द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? एक तो ये व्हीकल का एमिशन आना, ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, 51.5% तो यही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट 34%, फार्म फायर्स 8%, डस्ट पार्टिकल्स 3.7%. तो मेजर फैक्टर्स हैं. एक तो ये जो क्रॉप बर्निंग होती है, ये जो मैंने अभी आपको बताया फ्रोजन अनमूविंग विंटर एयर, और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो अभी मैंने आपको बताया ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है. ओवर पॉपुलेशन, दिल्ली हैज मोर देन 20 मिलियन पीपल. कितना प्रेशर है सिटी के रिसोर्सेज पे. मोर कार, मोर वेस्ट, हाई एनर्जी कंजम्पशन, सब कुछ तो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट में ऐड ऑन करता है. फिर व्हीकल एमिशंस हो गए, पटाखे बजाए थे बस, तभी कहते हैं मत बजाओ. टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकल्स जो और ज्यादा चीजों को खराब करते हैं. बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, डस्ट, wildfires, burning of waste, industries releasing pollutants like sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds, जो secondary pollutants फॉर्म करते हैं लाइक ओजोन, एयर की क्वालिटी और डिटेरियोरेट होती है. ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.